एपिसोड नंबर 461 के स्टार्टिंग में सब लोग बे की तरफ देखते हैं। सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो वहाँ पर पानी में कुछ हलचल हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं देखो वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैडो है। और जो सेनगोकू है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद ही सब लोगों के सामने वहाँ पर पानी से कुछ निकलता है और ये और कुछ नहीं, ये व्हाइट बियर्ड का जहाज है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टाइल में निकलता है। उसके जहाज को उसने पहले कोटिंग कर लिया था और पानी के नीचे से बाकी के जो मरीन शिप है उन लोगों को इग्नोर करके एकदम फाइट वार जोन के बीच में आ गया था। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जो व्हाइट बियर्ड है उसका एंट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हम लोग देखते हैं उसके साथ साथ 3 और ऐसे जहाज निकलता है और सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो ये व्हाइट बियर्ड के बाकी के जहाज है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और बंदा होता है जो है फर्स्ट डिवीजन कमांडर जिसका नाम है मार्को। और उसके साथ वहाँ पर और 14 कमांडर होता है जो कि व्हाइट बियर्ड पायरेट का हिस्सा है। और सब लोग यहाँ पर आए हैं एस को छुड़ाने के लिए। और उन लोगों को देखने के बाद जो एस है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और जो सेनगोकू है वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो लोग अपने जहाज को कोटिंग करके पानी के नीचे से यहाँ पर आ गए, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं धीरे धीरे कोई नीचे से चलते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है, डेक की तरफ आ रहा है। हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं, वो व्हाइट बियर्ड खुद है। वो बहुत ही ज्यादा स्टाइल में सामने आता है और उसे देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं, जितने सारे मरीन ऑफिसर है और सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये इतना बड़ा एक पायरेट है जो इतना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और वो धीरे धीरे डेक पे आता है और कहता है सेनगोकू तूने मेरे प्यारे बच्चे के साथ कुछ किया तो नहीं ना। और वो हंसने लगता है। उसे देखने के बाद सब लोगों की फटके हाथ में आ चुका है। और जो सेनगोकू है वो भी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने उन लोगों को इतना ज्यादा नजदीक आने का मौका दिया। और ये वाला सीन पेपर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इवांसा को देखते हैं। वो कहता है कि हम लोग द गेट ऑफ जस्टिस को तो पार कर गए, मुझे लगता है कि जो हमारा बॉस है जो मंकी डी ड्रैगन है वो भी यहाँ पर आने वाला है, ये जो वार है उसे ज्वाइन करने वाला है। लेकिन ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है नहीं, मेरा डैड के बारे में बात करो, वो नहीं आएगा क्योंकि हम दोनों भाई है लेकिन हम लोग बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। मेरा डैड और एस का डैड अलग अलग है। मेरा डैड है मंकी डी ड्रैगन और जो एस है उसका डैड है गोल्डी रॉजर। और ये सुनने के बाद सब लोग की फटके हाथ में आ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, द पायरेट किंग उसका बेटा है एस। ये सुनने के बाद सब लोग को और भी ज्यादा शौक लगता है। और उसके बाद जो लूफी वो कहता है जब भी मैं बचपन में बोलता था इसको गुस्सा आ जाता था, मुझे लगता है कि वो अपने डैड को ज्यादा पसंद नहीं करता, अरे मुझे तो ये एक सीक्रेट रखना चाहिए था। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड को देखते हैं। वो कहता है एस मेरे बेटे थोड़ी देर रुक जा, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। और उसके बाद ही अपने दोनों हाथों से वो मुट्ठी बनाता है और उसके 2 साइड में वो मुट्ठी से मारता है। हम लोग देखते हैं जो एआर है वहाँ पर क्रैकल दिखाई देता है, वहाँ का जो एआर है वो क्रैक हो जाता है। वहाँ पर जितने सारे मरीन है सब लोग बहुत ज्यादा एस्टोनिश है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो उसने जो एआर है उसको तोड़ दिया, अब क्या हो रहा है, ये किस तरह का पावर है। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं मरीन फोर्ट के 2 साइड में जो समुंदर है वहाँ पर समुंदर में कुछ हो रहा है, वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। और जो सेनगोकू है वो चिल्ला के कहता है और कहता है ये जो व्हाइट बियर्ड है वो अपने डेविल फ्रूट के पावर से समुंदर के करंट फ्लो में डिस्टर्ब पैदा कर रहा है। हम लोग देखते हैं दोनों तरफ से बहुत बड़ा बड़ा समुंदर का जो पिलर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखने के बाद सारे के सारे जो मरीन है उन लोगों को डर लगता है और कहता है अगर ये हमारे ऊपर गिरता है तो सारे के सारे मरीन मर जाएंगे। और सब लोग कहते हैं व्हाइट बियर्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इसका पावर तो बहुत ही ज्यादा है। और जो एस है वो दूसरी तरफ से चिल्ला रहा है और कहता है पॉप्स ऐसा चिल्ला रहा है। और उसके बाद ही हम लोग को दिखाई जाता है बैक स्टोरी। एस अपने गांव वालों को बाय करके वहां से निकल जाता है समुद्र में पायरेट बनने के लिए और बहुत ही जल्दी वो अपना नाम कर लेता है। जितने सारे लोकल गुंडे होते हैं सब लोग को पीट के, और उसका जो बाउंटी है उसका पोस्टर भी निकल जाता है। और उसका बाउंटी देखने के बाद सब लोग कहते हैं ये जो रूकी पायरेट है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और उसके बाद ही इसको मिल जाता है डेविल फ्रूट का पावर और उसके बाद तो उसे कोई रोक ही नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। वो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और अभी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है कि जो नेवी के लोग है जो व्हाइट बियर्ड है यहाँ तक गार्ड भी उसे नोटिस करता है। और जो नेवी के लोग है वो लोग उसे एक ऑफर देता है वॉरलॉर्ड बनने का, लेकिन जो एस है वो रिफ्यूज कर देता है और कहता है गवर्नमेंट का कुत्ता बन के कौन जिएगा। और वो वहां से निकल जाता है और कहता है मुझे बनना है पायरेट किंग। अगले सीन में हम लोग एस को देखते हैं। वो अपने स्पेयर पायरेट्स को लेके जा रहा है माउंटेन पीक पे, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है, बहुत ज्यादा ठंड भी है। और उस मौसम में भी वो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके जो पायरेट क्रू है वो लोग चिल्ला के कहते हैं कैप्टन हमारे वहां पर जाना जरूरी है क्या, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हो और रेड हेड शैंक्स के साथ फाइट करते हो आपका जीतने का चांस ज्यादा नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो एस है वो कहता है नहीं मैं उसके साथ फाइट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं एस वहां पर पहुंच जाता है और एस को देखने के बाद जो शैंक्स और उसके बाकी के लोग हैं सब लोग चिल्ला के कहते हैं अरे रूकी पायरेट तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारा थोड़ा सा नाम क्या हो गया, तुम मेरे साथ फाइट करने आ गए। लेकिन जो एस है वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए नहीं आया
आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ एक काम के लिए। मैंने सुना है कि तुमने मेरे भाई का जान बचाया था कुछ साल पहले और इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद ही जो शैंक्स है वो बहुत ज्यादा सीरियस मोड से लाइट मोड में आ जाता है और कहता है तुम लूफी के बड़े भाई हो? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, आ जाओ हम लोग पार्टी करेंगे। और वो दोनों पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं और जो शैंक्स है वो पूछता है जो लूफी है क्या वो अभी भी पायरेट किंग बनना चाहता है? एस कहता है हाँ, मेरा जो भाई है वो हमेशा यही बात बोलते रहता है। वो ये कहता है कि मैं पायरेट किंग बनूंगा, पायरेट किंग बनूंगा, लेकिन मैं अपने भाई के लिए थोड़ा सा गिल्टी भी फील कर रहा हूँ क्योंकि वो कभी भी पायरेट किंग बन नहीं पाएगा, क्योंकि जो पायरेट किंग है वो बनूंगा मैं। ये सुनने के बाद ही जो शैंक्स है वो पूछता है तुम कैसे बनोगे? जो एस है वो कहता है मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को हराऊंगा। और जो शैंक्स है वो कहता है इसका मतलब तुम व्हाइट बियर्ड को हराने वाले हो? जो एस है वो कहता है हाँ, मैं उसे हराऊंगा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। अगले सीन में हम लोग एस को देखते हैं, वो चला जाता है व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन उसके रास्ते में खड़ा होता है जिम्बे द फॉर्मर वॉरलॉर्ड और वो कहता है मैं तुम्हें व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करने नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं ऐसे ही किसी अरे गहरे पायरेट को उससे मिलने नहीं दे सकता। और ये सुनने के बाद जो एस है वो कहता है अरे तुम तो जिम्बे हो ना, द वॉरलॉर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगा उसके बाद मैं उसको बीटूंगा। और ये सुनने के बाद ही जो जिम्बे है उसे भी गुस्सा आ जाता है और दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन लोगों का फाइट बहुत ज्यादा लेजेंडरी होता है। वो लोग 5 दिनों तक फाइट करते रहते हैं, दोनों में कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में हम लोग देखते हैं दोनों ही बेहोश हो जाता है, पहले जिम्बे बेहोश हो जाता है, उसके बाद जो एस है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहां पर आके पहुंचता है व्हाइट बियर्ड और वो चिल्ला के कहता है कौन मुझे जान से मारना चाहता है? आ जाओ मेरे साथ, मैं अकेले ही फाइट करूंगा। हम लोग देखते हैं जो एस के जो पायरेट क्रू है उन लोगों को बिना टच करे व्हाइट बियर्ड हरा देता है, लेकिन किसी को जान से नहीं मारता। ये देखने के बाद ही जो एस है वो बहुत ही मुश्किल से उठता है और वो जो फायर स्पीयर है उसे यूज करता है और एक इनक्रेडिबल नेट बनाता है जिससे व्हाइट बियर्ड और खुद को उस फायर के अंदर वो ट्रैप कर लेता है और कहता है मेरे जो क्रूमेट है उन लोगों को जाने दो, उन लोगों को मत मारो, उसके बदले मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है उसे बहुत ज्यादा अम्यूजिंग लगता है और कहता है कि क्या लगता है मैं तुम्हारे क्रूमेट को जाने दूंगा? उसे और भी ज्यादा उकसाता है। हम लोग देखते हैं जो एस है वो हमला कर देता है व्हाइट बियर्ड के ऊपर, लेकिन जितना बारी वो हमला क्यों ना करे व्हाइट बियर्ड बिना टच करे उसे हरा देता है। जो एस है वो जमीन में गिरा हुआ है और वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। एस का डिटर्मिनेशन और टैलेंट देखने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता मरने के लिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। और उसके बाद वो एस को एक ऑफर देता है और कहता है मेरे क्रू में आ जा, मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले और मेरा बेटा बन जा। ये सुनने के बाद ही एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो दौड़ते हुए जाता है, उसकी तरफ गाली दे रहा है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं जो एस है उसका फ्यूज ऑफ हो जाता है, उसका लाइट बंद हो जाता है और जब उसे होश आता है वो देखता है वो एक जहाज पे है। वो जहाज और किसी का नहीं, वो व्हाइट बियर्ड का जहाज है और वो चारों तरफ समुंदर है, समुंदर के बीचों बीच है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट नहीं कर पाया, उसे हरा नहीं पाया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है ताची जो कि व्हाइट बियर्ड पायरेट के 4th डिवीजन का कमांडर है और वो एक कुक भी है उसके शिप का और कहता है ये ले खाना खा ले। रिफ्यूज करता है तो जो 4th डिवीजन का कमांडर है वो कहता है इतना ज्यादा नखरे मत कर, तू हमारा क्रू ही ज्वाइन करने वाला है। ये सुनने के बाद जो एस है वो कहता है मैं कभी भी तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं करूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है? तो जो ताची है वो कहता है कि हम लोग तुम्हारे दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटे थे और उन लोगों को पीट के इसी जहाज में कैद करके रखे है। और उसके बाद जो एस है वो कहता है तुम लोगों ने मुझे बांधा क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारे लीडर के ऊपर हमला करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करता हूँ, वो कहता है पागल है क्या, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोगों को तुझे बांधने की जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद इसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। मतलब अगर हम लोग तुम्हें ना भी बांधे, अगर तुम लोगों को रिस्ट्रिक्ट भी ना करे, उसके बाद भी तुम हमारे कैप्टन को हरा नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मनी मन सोचता है कि तुम लोगों ने मुझे रिस्ट्रिक्ट ना करके बहुत बड़ा गलती कर दिया, आज रात ही मैं उसे मारूंगा। हम लोग देखते हैं रात को जब व्हाइट बियर्ड सो रहा था उसके घर में घुसता है चोरी छुपे एस और वो अपना पूरा ताकत लगा के उसके ऊपर हमला करता है जब व्हाइट बियर्ड सो रहा था। और जो व्हाइट बियर्ड है उसका मेडिसिन भी चल रहा है क्योंकि उसमें कैंसर है, उसको कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज का कैंसर, लेकिन उसके बाद भी सोते हुए वो एस को हरा देता है। वो तोड़ फोड़ के कैबिन तोड़ के बाहर आ जाता है। सब लोग कहता है क्या कर रहा है, तेरे को पता भी है कितना ज्यादा रात हो चुका है, हम लोग सो रहे हैं, ऐसा मत कर। और उसके बाद पता नहीं कितने बार उसने ट्राई किया लेकिन व्हाइट बियर्ड को वो कभी भी नहीं हरा पाया। पीछे से जाता है, इधर से जाता है, कितना ज्यादा प्लान करके जाता है, वो वेपन लेके जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो व्हाइट बियर्ड को एक खरोच भी नहीं कर पाता और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाता है। सब लोग कहता है उसने 100 बार से ज्यादा ट्राई किया लेकिन व्हाइट बियर्ड को हरा नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी वो ट्राई क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐसे ही ट्राई करने के बाद वो हार थाक के नीचे बैठा हुआ है, वहां पर मार्को आता है, उसका खाना दे जाता है और जो एस है वो कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है,
तुम लोग उसे पॉप्स क्यों बोलते हो, मतलब डैड क्यों बोलते हो। ये सुनने के बाद जो मार्को है वो कहता है जो व्हाइट बियर्ड है वो हम लोग को बेटा बुलाता है, इसलिए हम लोग उसे पॉप्स बोलते हैं सम्मान देके। हम लोगों को पता है कि वो हमारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन वो हमारे फादर का काम करता है। हम लोगों को पूरी दुनिया हेट करता है, लेकिन वही एक इंसान है जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करता है, और ये फीलिंग बिल्कुल भी बुरा नहीं है। देखो तुम्हें एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर तुम यहाँ से निकल जाओगे, नया जार्नी शुरू करोगे, तुम फिर से पायरेट इकट्ठा करोगे, एक और चांस है तुम व्हाइट बियर्ड ज्वाइन कर जाओगे और तुम्हारे पीठ पे व्हाइट बियर्ड का एक बहुत बड़ा टैटू बनाओगे, हमारे टीम को ज्वाइन करोगे। और उसके बाद ही जो एस है वो अपना मन बना लेता है, वो व्हाइट बियर्ड पायरेट को ज्वाइन कर लेता है, और ज्वाइन करने के बाद ही वो एक के बाद एक लोगों को हराता है और अचीवमेंट हासिल करता है। उसका नाम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका बाउंटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया के लोग उसको लेके चर्चा करते हैं। सब लोग कहते हैं देखो व्हाइट बियर्ड के पास एक और पावरफुल रुकी आ गया, उसका पावर तो पहले ही बहुत ज्यादा था, अभी वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और उसके बाद जो एस है उसको ऑफर किया जाता है सेकेंड डिवीजन कमांडर का पोस्ट, और वो कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, क्या तुम्हारा सेकेंड डिवीजन का कमांडर नहीं है। तो सब लोग कहते हैं नहीं, हमारा जो सेकेंड डिवीजन के कमांडर का पोस्ट है वो खाली पड़ा हुआ है, पहले जो बंदा था उसने रिजाइन कर दिया। हम लोग देखते हैं पहले जो सेकेंड डिवीजन के कमांडर के पोस्ट में था वो था मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड, और उसने अपना पोस्ट छोड़ दिया। तो जो एस है वो पूछता है क्या तुम्हें पोस्ट की कोई जरूरत नहीं, क्या तुम सेकेंड डिवीजन का कमांडर नहीं बनना चाहते। लेकिन जो टीच है वो कहता है नहीं मुझे उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोगों में बहुत बड़ा पार्टी होता है, और उस पार्टी में घोषित किया जाता है जो एस है वो बन चुका है ऑफिशियली सेकेंड डिवीजन का कमांडर। और उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट चलता है, सब कुछ सही चल रहा था। और उसके बाद एक कॉन्क्वेस्ट के बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ डिवीजन के कमांडर को, और उसके हाथ में एक डेविल फ्रूट है। इसे देखने के बाद जो एस है वो कहता है अरे ये तो एक डेविल फ्रूट है। और जो फोर्थ डिवीजन का कमांडर है वो कहता है मुझे नहीं पता ये किस तरह का डेविल फ्रूट है। लेकिन उस डेविल फ्रूट को देखने के बाद ही जो टीच है उसका चेहरा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसके पूरे चेहरे में ग्रीड आता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो फोर्थ डिवीजन का कमांडर ताची को खून करता है, और उसको खून करके उसका जो डेविल फ्रूट है उसे लेके वो भाग जाता है। अगले दिन ये खबर जब सब लोगों को पता चलता है, जो एस है उसे आता है सबसे ज्यादा गुस्सा, और कहता है जो ब्लैक बियर्ड एके टीच था वो मेरे क्रू का हिस्सा था, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं जाके उसे पीटूंगा, मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। लेकिन सब लोग उसे रोकने की कोशिश करता है, जो व्हाइट बियर्ड है वो भी रोकने की कोशिश करता है, और कहता है नहीं मेरा कोई फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन जो एस है बस सब लोगों को इग्नोर करता है, व्हाइट बियर्ड के बात को भी इग्नोर करता है, और कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरे डैड को अपमान किया है। और वो कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टीच ने ऐसा काम किया है जो कि किसी को भी करना नहीं चाहिए, उसने अपना खुद का क्रूमेट का खून किया एक डेविल फ्रूट के लिए, मैं उसे जरूर से जरूर पनिशमेंट दूंगा। और उसने मेरे बाप का नाम खराब किया है, अपने बाप के नाम के ऊपर उसने कीचड़ उछाला है, और वो बाप बोल रहा है व्हाइट बियर्ड को, और कहता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद ही जो एस है बस सब लोगों का बात इग्नोर करके बाहर से अकेले चला जाता है टीच को पकड़ने के लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। ये सब के बाद क्या हुआ हम सब लोगों को पता है, जो मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड है उसने एस को हराया और उसको नेवी के हवाले कर दिया, और इसके वजह से एक बहुत बड़ा वार स्टार्ट होने वाला है। हम लोग एस को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है मैंने तुम सब लोगों का बात इग्नोर किया, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने सब लोगों का बात इग्नोर किया, तुम लोग को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है नहीं तुमने हमारा बात इग्नोर नहीं किया, मैंने ही तुम्हें परमिशन दिया था यहाँ पर आने के लिए। जो एस है उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 462 के स्टार्टिंग में जो एस है वो उसके दोस्तों की तरफ देखता है, उसका जो ओल्ड मैन जो व्हाइट बियर्ड है उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, तुम लोगों ने मुझे मना किया था समुद्र में अकेले आने के लिए, लेकिन मैंने तुम लोगों का बात इग्नोर किया। लेकिन ये सुनने के बाद ही जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है नहीं, मैंने तुमको ऑर्डर दिया था उसके पीछे जाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। और वो मार्को को कहता है मार्को मैंने यही ऑर्डर दिया था ना। जो मार्को है वो कहता है हाँ मैंने तो यही सुना था, आपने ऑर्डर दिया था उसे पकड़ने के लिए, और उसके बाद एस चला गया था उसे पकड़ने के लिए, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। मतलब जो एस है उसको वो लोग दोषी नहीं देना चाहते, वो लोग बिल्कुल भी एस की तरफ उंगली पॉइंट नहीं करना चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि जो एस है वो गिल्टी फील करे कि उसके वजह से जो ये वार है वो स्टार्ट हो रहा है। सब लोग कहते हैं हाँ सब लोगों को पता चलेगा, इस दुनिया में सब लोगों को पता चलेगा हमारे दोस्तों के साथ पंगा लेने का फल क्या होता है, और चाहे वो नेवी HQ क्यों ना हो हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। सब लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। और जो एडमिरल है वो लोग कहता है कि हम लोगों ने अपने पैर में ही कुड़ाली मार लिया। और उसके बाद जो किजारू है वो कहता है अभी बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो चुका है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से हट नहीं सकते, ये जो वार है वो होने ही वाला है। अगले ही सीन में हम लोग वारलॉर्ड गेको मोरिया को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है एक तरफ है नेवी के 1
लाख खतरनाक एलिट सोल्जर, उसके साथ है वॉरलॉर्ड्स और उसके साथ है दुनिया का सबसे 3 ताकतवर इंसान जो कि है नेवी के एडमिरल, और दूसरी तरफ है व्हाइट बियर्ड और उसके कमांडर्स, और उसके साथ 40 एलाइड फोर्सेस, और 40 जो एलाइड फोर्सेस है वो लोग भी न्यू वर्ल्ड के बहुत ही खतरनाक पायरेट है। अभी बताओ तुम हम लोगों के साथ कैसे फाइट करना चाहते हो व्हाइट बियर्ड। और उसके बाद हम लोग द फ्लेमिंगो को देखते हैं, वो भी चिल्लाता है, कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। वो हॉकाई की तरफ देखता है, कहता है तू अभी भी साइड में खड़ा रहेगा, मुझे पता है कि तू अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आया है, तू फाइट नहीं करना चाहता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बोआ हैंकॉक को, हमारे वन पीस का सबसे खतरनाक और ब्यूटीफुल वाइफू, और वो अपने मनी मन सोचती है कि यहाँ पर जितने सारे मर्द है सारे के सारे गंदे है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा राउडी है, मेरे को इन लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस प्रे कर रहा हूँ लूफी तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल सेफ रहना। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग मरीन के कुछ एलिट सोल्जर को देखते हैं, वो लोग कहते हैं देखो समुद्र में ये क्या हो रहा है, जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, समुद्र का पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और उसके क्रूमेट को देखते हैं, उन लोगों का जो जहाज है वो पीछे की तरफ जा रहा है बहुत ही तेजी से, सब लोग पकड़ के रखते हैं जहाज पे, क्योंकि जो जहाज है वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर तक ऐसे पीछे की तरफ जाने के बाद वो रुक जाता है, उन लोगों का जहाज बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं बढ़ता। जो लूफी है वो पूछता है जिम्बे अभी हम लोग क्या करें, हम लोग आगे कैसे जाए, लेकिन जो जिम्बे है उसे समझ में आ जाता है ये किस तरह का पावर है, और वो कहता है कोई बात नहीं हम लोग टाइम पे वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं बगी वहां पर आ जाता है और उस मौके का फायदा उठाता है, और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं उन लोग का जो जहाज है वो पूरी तेजी से सामने की तरफ जा रहा है। सब लोग कहते हैं हम लोग को नहीं पता ये कैसे हो रहा है, लेकिन जो कैप्टन बगी है वो सामने आता है और उस मौके का फायदा उठाता है, और वो ऐसा दिखा रहा है कि उसके पावर के वजह से ऐसा हो रहा है, और उसका फेम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग देखते हैं सब लोग बहुत ही तेजी से जा रहा है। जो लूफी है वो कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे जल्द से जल्द इसके पास पहुंचना है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उन लोगों के पीछे से कुछ बहुत बड़ा सा आ रहा है, और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग मरीन फोर्ट का सीन देखते हैं, जो व्हाइट बियर्ड और उसके जो पायरेट क्रू है वो लोग चुप है, और जो नेवी के लोग है वो लोग भी चुप है, जो कमांडर है जो लीडिंग पार्टी है वो लोग भी चुप है, और सब लोगों के चुप के वजह से वहां पर एक बहुत ही थम सा माहौल बन जाता है। और जो नेवी के लोग है वो लोग कहते हैं यहाँ पर चल के आ रहा है, हम लोग तो सांस भी नहीं ले पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ हाई रैंकिंग सोल्जर आते हैं, और वो लोग कहते हैं देखो समुद्र का जो पानी है उसका लेवल फिर से बढ़ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। और हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा मरीन फोर्ट हिल रहा है। सब लोग कहते हैं चल क्या रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर सुनामी आने वाला है। और ये वाला बात खत्म भी नहीं होता, हम लोग देखते हैं वहाँ पर सचमुच का सुनामी आ रहा है, जो समुद्र के लहर है वो जाके मरीन फोर्ट में टकराता है, साइड में टकराता है। और जो गार्ड है वो चिल्ला के कहता है ये व्हाइट बियर्ड का पावर है, ट्रिमर डेविल फ्रूट का पावर है, उसके पास है क्विक का पावर, वो किसी भी जगह पे क्विक ले आ सकता है, और वो समुद्र के ऊपर उसका पावर यूज किया था, उसका इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर आने वाला है एक बहुत बड़ा सुनामी। और उसके बाद हम लोग सेनगोकू को देखते हैं, वो भी चिल्लाता है और कहता है कि हम लोग को क्विक अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितना भी ताकतवर फोर्स क्यों ना हो, कितना भी लार्ज फोर्स क्यों ना हो, क्योंकि सामने जो इंसान खड़ा हुआ है व्हाइट बियर्ड वो अकेले पूरी दुनिया को खत्म करने का ताकत रखता है, हम लोग भी हार सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मरीन फोर्ट के दो साइड से बहुत बड़े बड़े समुद्र के लहर आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सुनामी यहाँ पर ही आ रहा है। सब लोग कहते हैं जाइंट सुनामी आ रहा है। जो नेवी के लोग है, जो नेवी के एलिट सोल्जर है, उन लोग की फट के हाथ में आ जाता है और कहता है हम लोग एक इंसान के साथ फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है, इसको हम लोग कैसे हराए, ये तो नेचुरल फिनोमिना को भी कंट्रोल कर सकता है, हम लोग नेचर के पावर के साथ कैसे फाइट करें, हम लोग सुनामी को नहीं हरा सकते, अब हम लोग क्या करें। सब लोग की फट के हाथ में आ जाता है। जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, कुछ लोग तो भागना भी चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते डर के मारे। और उसके बाद ही हम लोग एक एडमिरल को देखते हैं जिसका नाम है आओकिची, वो अपने सीट छोड़ के ऊपर की तरफ कूद जाता है, और हम लोग देखते हैं वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है, उसके पास है आइस का पावर, वो दोनों सुनामी को टच करता है अपने हाथ से, अपने आइस के पावर से, और जो सुनामी का लहर है उसको जमा देता है, इतने बड़े लहर को वो जमा देता है और चिल्ला के कहता है आइस एज।
आओकी जी आइस एज के पावर से उन दो बड़े जाइंट सुनामी को जमाने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है उसके ऊपर अपने आइस पावर से अटैक करता है, लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, अपने हाथ से अपने डेविल फ्रूट के पावर के यूज करता है और उसका जो रियलिटी है वो क्रैक हो जाता है। उसका जो आइस का पावर है वो तो टूट ही जाता है, उसके ऊपर आओकी जी के ऊपर भी वो अटैक जाके लगता है, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है और उसके अटैक के वजह से वो ऊपर से समुद्र में गिर जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपना पावर समुद्र के पानी में यूज करता है, जो समुद्र का बे है उसके पूरे के पूरे बे को वो जमा देता है। भाई आओकी जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसके बाद ये दो खतरनाक और पावरफुल लोगों का पावरफुल अटैक देखने के बाद जो नेवी के एलिट सोल्जर है उन लोगों को भी डर लग रहा है, और उसके बाद एक और सोल्जर कहता है डरने की जरूरत नहीं, हमारे साइड में भी बहुत ताकतवर लोग हैं। जो एडमिरल है वो सर के सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हम लोग बहुत सारे लोग हैं, हम लोग उन लोगों को हरा देंगे। हम लोग देखते हैं उन लोगों में थोड़ा सा करेज आता है और वो लोग हमला करते हैं उन लोगों के ऊपर, व्हाइट बियर्ड के टीम के ऊपर। लेकिन जो व्हाइट बियर्ड के पायरेट्स है वो लोग कहते हैं कि हम लोग पायरेट है तो क्या हुआ, तुम लोगों को लगता है हम लोग सिर्फ पानी में फाइट करने में अच्छा है, हम लोग जमीन में भी फाइट कर सकते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग नीचे उतरते हैं और दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो नेवी के एलिट ऑफिसर है वो लोग भी आ रहे हैं और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है नेवी के एलिट सोल्जर के साथ एलिट पायरेट का फाइट। सब लोग एक दूसरे को पकड़ रहे, धो रहे, मार रहे, काट रहे और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। और उसके बाद हम लोग तशीकी को देखते हैं, वो दौड़ते हुए जाती है और वो कहती है कि ये तो वेस्ता है, व्हाइट बियर्ड के 5th डिवीजन का कमांडर, लेकिन उसके ऊपर हमला करने से पहले उसके पीछे से आ जाता है, उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं स्मोकर आता है और तशीकी को बचा लेता है और वो कहता है तशीकी भटक मत जाना, वो सारे के सारे कमांडर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ही, लेकिन बाकी के जो पायरेट है सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने ऊपर ध्यान रखो। और उसके बाद हम लोग कुछ पायरेट को देखते हैं, वो लोग कैनन लेके बाहर आ जाते हैं और जो नेवी के शिप है उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर तक हमला करने के बाद ही जो कैनन बॉल है उन लोगों को हवा में ही काट डालता है। हम लोग देखते हैं वहां पर एक एक करके सारे के सारे वाइस एडमिरल आ चुके हैं और सारे के सारे वाइस एडमिरल को देखने के बाद जो पायरेट्स है वो लोग कहते हैं अरे देखो क्या दिन है, एक साथ इतने सारे वाइस एडमिरल को हम लोग देख ही नहीं पाते, हमारा जो दिल है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। लेकिन हम लोग इन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों के साथ भी तगड़ा फाइट चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ड्रैकुल मीहॉक एके हॉकाई मीहॉक को देखते हैं, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन है। वो सामने आ जाता है और सब लोग देखने के बाद ही चौंक जाते हैं और कहते हैं ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन है, लेकिन ये कभी भी फाइट नहीं करना चाहता जब तक उसका दिल ना चाहता है। अगर कोई नेवी का हाई रैंकिंग ऑफिसर भी रिक्वेस्ट करता है वो फाइट नहीं करता, लेकिन वो आगे आ रहा है, वो फाइट करना चाहता है। जो द फ्लेमिंगो है वो कहता है क्या तू भी फाइट करना चाहता है, और जितने सारे लोग हैं सब लोग गॉसिप कर रहे हैं। जो एडमिरल है वो लोग भी बात कर रहे हैं। किजारू कहता है हॉकाई ये बंदा फाइट करने के लिए उतर रहा है, हम लोग अगर उसे रिक्वेस्ट भी करते हैं वो फाइट नहीं करता, जब तक उसका दिल नहीं चाहता तब तक वो फाइट नहीं करता। जो अकाइनो है वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को उसका ग्रेट सोर्समैनशिप देखने को मिलेगा। और जो द फ्लेमिंगो है वो कहता है तू उसके साथ फाइट करना चाहता है क्या, तेरे में भी खुजली मचा है। लेकिन जो हॉकाई मीहॉक है वो कहता है नहीं, मैं बस देखना चाहता हूँ मेरे सामने जो इंसान खड़ा हुआ है उसमें और मुझ में कितना ज्यादा फर्क है। वो अपना स्वॉर्ड निकालता है, सब लोग उसके स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा है। और जो स्मोकर है वो कहता है वही है वो फेमस डार्क स्वॉर्ड। और जो तशीकी है वो कहती है नहीं डार्क स्वॉर्ड नहीं, उसका एक नाम है और उसका नाम है नाइट। और उसके बाद वो डिटेल में एक्सप्लेन करती है नाइट के बारे में और वो कहती है ये दुनिया का 12 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड है और उसके दो तरफ ही क्लोवर है, दोनों साइड में उसके ब्लेड लगा हुआ है और वो एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वो उसे यूज करता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं हॉकाई मीहॉक को, वो अपने राइट हैंड में उसका स्वॉर्ड लेता है और एक वर्टिकल स्ट्राइक करता है एक हाथ से, लेकिन उसके स्ट्राइक से जो स्वॉर्ड लाइट निकलता है, जो स्वॉर्ड एनर्जी निकलता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इतना ज्यादा स्ट्रांग है हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो आसमान है और जो जमीन है उसको वो चीर के खा जाएगा। वो जमीन को चीरते हुए, बर्फ के जमीन को चीरते हुए सामने की तरफ जाता है व्हाइट बियर्ड के, और जो व्हाइट बियर्ड है वो वहां पर खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं अपनी जगह से और एक बहुत बड़ा कल्यूशन होता है। और उसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 463 स्टार्ट होते ही हम लोग देखते हैं जो मीहॉक है उसका स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधा जा रहा है व्हाइट बियर्ड की तरफ, और
जो व्हाइट बियर्ड है उसको डर भी नहीं लगता, उसको घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। और सब लोग कहते हैं हट जाओ, जो स्वॉर्ड स्ट्राइक है वो आ रहा है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का स्वॉर्ड स्ट्राइक। सब लोग वहां से हट जाते हैं, जो लोग हट नहीं पाते उन लोगों को कुचल देता है, बीच में से काट डालता है। और सब लोग इधर उधर भगने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग चिल्ला के कहते हैं पॉप्स वहां से हट जाओ, ओल्ड मैन वहां से हट जाओ, लेकिन हम लोग देखते हैं वो वहां से नहीं हटता। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कोई दौड़ते हुए आता है, व्हाइट बियर्ड और मीहॉक के स्वॉर्ड स्ट्राइक के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेयर हैंड से, अपने खाली हाथों से उसके स्वॉर्ड स्ट्राइक को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। उसने अपने हाथों से उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को पकड़ लिया और अपना पूरा दम लगा के उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को पकड़ के ऊपर की तरफ दे मारता है आसमान में। और वो खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक धीरे धीरे आसमान में जाके वैनिश्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो मीहॉक है वो भी थोड़ा सा शॉक्ड है, वो अपना जो तलवार है वो रख देता है अपने पीछे। और जिसने हॉकाई का स्वॉर्ड स्ट्राइक अपने हाथों से पकड़ा था वो हंस रहा है, जो व्हाइट बियर्ड है वो भी हंस रहा है। और उसको देखने के बाद कुछ एलिट सोल्जर उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही है ना, व्हाइट बियर्ड पायरेट के 3rd डिवीजन का कमांडर जिसका नाम है डायमंड जोजू। और उसका पूरा बॉडी डायमंड का बन जाता है और उस डेविल फ्रूट के पावर से वो किसी भी टाइप के स्वॉर्ड स्लैश को अपने हाथों से ही पकड़ सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जितने सारे पायरेट है उनमें बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और वो लोग दौड़ने लगते हैं और सारे के सारे मरीन के ऑफिसर को पीट रहे हैं। जो मरीन के ऑफिसर है वो लोग भी कहते हैं हार मत मानना, उन लोगों को पकड़ के रखो। और ऐसे वो लोग दौड़ते हुए सामने की तरफ आ रहे हैं। जो पायरेट्स है वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी प्लाजा में पहुंच जाएंगे और एस थोड़ी देर रुक जाओ, हम लोग आके तुम्हें बचाएंगे। हम लोग देखते हैं एस वहां पर बैठ के देख रहा है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो बस ये सोच रहा है कि उसके वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ और इस वॉर के वजह से उसके भी बहुत सारे दोस्त मरने वाले हैं, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग देखते हैं उसके साइड में ही खड़ा हुआ है सेनगोकू और वो कहता है ये फुलिश पायरेट्स, ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग हमारा इनक्रेडिबल डिफेंस तोड़ के यहाँ पर आके इसको रेस्क्यू करके ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो कमांड देता है और कहता है आर्टिलरी फोर्स, उन लोगों के ऊपर पूरी ताकत से हमला करो, जो शिप्स है उन लोगों को आगे बढ़ने मत देना और जितने सारे अप्रोचिंग पायरेट्स है उन लोगों के ऊपर कैनन बॉल से अटैक करो। हम लोग देखते हैं उन लोगों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलता है, धड़ाधड़ कैनन बॉल शूट किया जाता है, वो लोग भी बहुत सारे मर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग किजारू को देखते हैं। जो किजारू है वो कहता है अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, इतने सारे लोग मर रहे हैं लेकिन हम लोग को भी तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस वार को मिनिमम कैजुअलिटी के साथ हम लोग खत्म करना चाहते हैं तो उन लोगों के लीडर को मारना पड़ेगा। और वो चला जाता है रे ऑफ लाइट बन के एकदम सामने और वो वहां पर जाने के बाद ही जो व्हाइट बियर्ड है उसके ऊपर हमला करता है अपने लेजर लाइट से। हम लोग देखते हैं उसका बहुत ज्यादा रोशनी चारों तरफ बिखर जाता है। उस रोशनी को देखने के बाद जितने सारे पायरेट है सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है, इतना ज्यादा रोशनी कैसे हो गया। सब लोगों के सामने एडमिरल किजारू अपीयर करता है और वो अपने डेविल फ्रूट के पावर से अटैक करता है और चिल्ला के कहता है याशाकानी सेक्रेट ज्वेल। उसके हाथ से बहुत सारे लाइट आ रहे हैं और सारे के सारे लाइट इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि सब लोग को अंधा कर देते हैं। जो व्हाइट बियर्ड है वो भी कहता है अरे बच्चे ये तो बहुत ज्यादा चमकीला है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो अटैक व्हाइट बियर्ड को लगने से पहले ही कोई उड़ते हुए आ जाता है, उसके पास पंख होता है। हम लोग देखते हैं किजारू का जो फुल ब्लोन अटैक है वो अपने बॉडी में लेता है, उसके पूरे बॉडी में छेद ही छेद हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी एक भी अटैक को वो पास नहीं होने देता, एक भी अटैक जाके व्हाइट बियर्ड को लगने नहीं देता। वहां पर जितने सारे मरीन है सब लोग कहते हैं ये कौन है, ये उड़ कैसे सकता है और उसके पूरे बॉडी में ये ब्लू कलर का फ्लेम कहां से आ गया। और ये देखने के बाद जो किजारू है वो भी कहता है अरे ब्लू फ्लेम ये कौन है। सच में ये जो व्हाइट बियर्ड के पायरेट्स है सारे के सारे कितना ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो डर लग रहा है। कुछ मरीन ऑफिसर कहते हैं इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किजारू का अटैक उसने अपने बॉडी में लिया लेकिन उसके बाद भी उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसे दर्द भी नहीं हो रहा। जो मार्को है वो कहता है अगर तुम हमारे किंग को मारना चाहते हो उसके पहले हम लोगों को मारना पड़ेगा, हमारे किंग के पास तुम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। और तुम लोग बोल रहे हो ना दर्द नहीं कर रहा, हाँ मुझे सच में दर्द कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मार्को है उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, वो ऐसे ही बोल रहा है और धीरे धीरे उसके बॉडी में जो छेद था, जो डैमेज था वो ठीक हो जाता है, वो बिल्कुल ही पहले जैसा बन जाता है। और ये देखने के बाद जो किजारू है वो कहता है अरे तुमने खाया है लोगान टाइप से भी खतरनाक वाला डेविल फ्रूट जो कि है जोआन टाइप का डेविल फ्रूट, और तुम्हारे पास है मिथिकल टाइप क्रिएचर का डेविल फ्रूट पावर, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जब किजारू उसका प्रेज कर रहा था, उसको लेके बात कर रहा था, जो मार्को है वो चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एक पूरी तरीके
तरीके से फ्लेम बर्ड बन जाता है और सब लोग चिल्ला के कहते हैं अरे ये तो वही मिथिकल टाइप का डेविल फ्रूट का पावर है। इसका मतलब ये व्हाइट बियर्ड पायरेट का फर्स्ट डिवीजन का कमांडर मार्को द फिनिक्स है। हम लोग देखते हैं उसका जो फिनिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कंप्लीट करने के बाद वो सीधा किजारू की तरफ जा रहा है उड़ते हुए, और जो किजारू है वो अपने फिर से उस ज्वेल के टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक से उसे कोई भी डैमेज नहीं होता। वो किजारू के सामने आ जाता है और एक बैक किक करता है, लेकिन इस किक को किजारू ब्लॉक भी कर लेता है और वो कहता है मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। जो मार्को है वो कहता है मेरा ही डायलॉग मुझे मत दे, और वो अपने किक के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जो किजारू है वो ऊपर से नीचे आके गिरता है। सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ, उसने किजारू को हरा दिया, किजारू को डाउन करवा दिया, लेकिन हम लोग देखते हैं किजारू को भी कुछ नहीं हुआ। वो अपने लाइट के पावर को यूज करके बिल्कुल ही हील हो जाता है और कहता है मार्को द फिनिक्स, मुझे पता है कि तुम्हारे हेड तुम्हारे लीडर के पास मुझे इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाने दोगे। और जो मार्को है वो कहता है जल्दी या फिर आसानी से तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट किजारू पीछे की तरफ घूमता है और चिल्ला के कहता है जाइंट यूनिट आसमान की तरफ भी नजर रखना, क्योंकि जो मार्को है वो उड़ भी सकता है, वो आसमान से भी हमला कर सकता है। हम लोग देखते हैं मरीन के पास जाइंट का यूनिट भी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कोई दौड़ते हुए आ रहा है, चिल्ला रहा है और कहता है मेरे सामने से हट जाओ। हम लोग देखते हैं ये 3rd डिवीजन का कमांडर जोजू है और वो चिल्ला के कहता है हट जाओ मेरे सामने से, मेरे रास्ते से। सब लोग उसके सामने से हट जाता है और वो जमीन में एक बहुत ही तगड़ा पंच करता है। जो बर्फ का जमीन है वो गोल करके टूट जाता है बहुत एरिया लेके, और उस बहुत बड़े एरिया को वो एक हाथ से और दूसरे हाथ से पकड़ता है और खींचता है ऊपर की तरफ और धीरे धीरे उसे ऊपर उठा लेता है। सब लोग कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग देखते हैं जोजू उतने बड़े बर्फ के पहाड़ को उठा के वो जो जाइंट्स है उन लोगों के ऊपर दे मारता है और कहता है अगर दम है तो इसको रोक के दिखा, इसको पकड़ के दिखा। तो ये जितने सारे जाइंट है, सारे के सारे जाइंट अगर एक साथ भी हमला करते हैं तो भी इस बर्फीले पहाड़ को वो लोग रोक नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर एक और एडमिरल बैठा हुआ है जिसका नाम है अकाइनू, और वो ऊपर की तरफ देखता है और वो कहता है ये दो जो बाकी के एडमिरल है वो लोग बहुत ज्यादा केयरलेस है, जो विक्टिम है उसे छोड़ के वो लोग पता नहीं कहां पर चले गए, अभी मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। वो उठ के खड़ा होता है और वो डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है। उसका जो राइट हैंड है वो लावा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं उसका हाथ का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो लावा का पावर यूज करता है और चिल्ला के कहता है ग्रेट अरप्शन, और उससे एक पंच करता है। हम लोग देखते हैं कि ये जो बर्फीला जो पहाड़ था उसे तोड़ देता है आसमान में ही, वहां पर ही वो गायब हो जाता है और उस बड़े पहाड़ को वो अपने हाथ से एब्जॉर्ब कर लेता है। और सब लोग देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है कि ये अकाइनू कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं अकाइनू का जो हाथ था वो ब्लास्ट होना स्टार्ट होता है और आसमान से बहुत सारे मीटियोर गिर रहे हैं और सारे के सारे मीटियोर लावा से कवर्ड है। हम लोग देखते हैं जिन लोगों के ऊपर गिरता है सब लोग मर जाते हैं। सब लोग कहते हैं यहाँ से भागो, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे मीटियोर है, सब लोग भाग भी नहीं पाते। एक मीटियोर जाके व्हाइट बियर्ड के एक शिप के ऊपर गिरता है और वो शिप ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं उस शिप को हम लोग बचा नहीं पाएंगे, हम लोगों को उसे अबेंडन करना पड़ेगा। सब लोग उस शिप को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा मीटियोर जहाँ पर व्हाइट बियर्ड है वहां पर भी आ रहा है, लेकिन व्हाइट बियर्ड ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता। उसके हाथ में जो वेपन है उससे वो एक वार करता है, उसे पकड़ लेता है और फूंक मार के उसे बुझा देता है जैसे कि ये कोई मोमबत्ती हो। और वो अकाइनू की तरफ देखता है और कहता है कि तू बच्चों के बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं चला जाता, वहां पर जाके उन लोगों का कैंडल जलाने का काम कर। ये सुनने के बाद जो अकाइनू है वो भी थोड़ा सा हंसता है और कहता है व्हाइट बियर्ड बर्थडे छोड़, यहाँ पर हम लोग तेरा कब्र खोदने वाले हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सारे के सारे व्हाइट बियर्ड के जो कमांडर है वो नीचे उतर जाते हैं और सारे के सारे नेवी के ऑफिसर के ऊपर हमला कर देते हैं। एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार रहे हैं। जो कमांडर है वो एक साथ बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। जो जाइंट है उन लोगों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। जो जाइंट्स है वो नॉर्मल पायरेट के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। चारों तरफ खून से लथपथ हुआ है, सब लोग मर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कोबी को, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये सब कुछ देख के और कहता है ये एक सचमुच का बैटल फील्ड है, मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, मैं उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो लोग मुझे पकड़ेंगे और ऐसी चींटी की तरह मसल देंगे, अब मैं क्या करूँ। मैं इतना ज़्यादा डर गया हूँ कि मेरा जो पैर है वो ही काम नहीं कर रहा। और उसके साथ उसका जो दोस्त है वो कहता है हम लोग को यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा सपना है एडमिरल बनना, लेकिन अगर तू यहाँ पर मर गया तो तू कभी भी एडमिरल नहीं बन पाएगा। तूने
ने लूफी को प्रॉमिस किया था कि तू एडमिरल बनेगा। और उसके बाद कोबी को याद भी आता है और वो कहता है हाँ, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा मरीन फोर्ट हिलने लगता है। सब लोग कहते हैं अभी क्या हो रहा है, सब कुछ ऐसे हिल क्यों रहा है। हम लोग देखते हैं कोई आ रहा है बहुत ही दूर से, जहाँ पर व्हाइट बियर्ड के शिप्स है उन लोगों के पीछे से कोई आ रहा है। हम लोग को काला काला परछाई दिखाई दे रहा है। जो व्हाइट बियर्ड के एलाइट पायरेट्स है उन लोग को समझ में आ जाता है। सब लोग कहते हैं आ जाओ सारे के सारे आर्टिलरी को तोड़ दो। हम लोग देखते हैं आर्टिलरी से कैनन फायर करता है, लेकिन पीछे जो बंदा है वो एक बहुत बड़ा जाइंट ऑर्क है और उसको घंटा कुछ नहीं होता उन छोटे छोटे कैनन बॉल से। वो एक तलवार से वार करता है, एक आर्टिलरी को वो एक ही बार में काट डालता है, एक एक वारशिप को वो 2 हिस्सों में काट डालता है। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं आ जाओ सब लोग अपना पावर दिखाओ, लिटिल ऑर्क जूनियर। और ये जो लिटिल ऑर्क जूनियर है वो धीरे धीरे बात करता है और कहता है एस को छोड़ दो, एस एक अच्छा इंसान है, मैं कभी भी एस को मरने नहीं दूंगा। और इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 464 के स्टार्टिंग में हम लोग लिटिल ऑर्क जूनियर को देखते हैं। वो अपना पूरा ताकत लगा के सामने की तरफ आ रहा है बहुत ही तेजी से। सामने जितने सारे मरीन शिप है सब कुछ तोड़ते हुए आ रहा है। जो पायरेट्स है सब लोग चिल्ला के कहते हैं अपना पावर दिखा दो और दिखा दो उन लोगों को तुम किस चीज से बने हुए हो। जितने सारे वॉरलॉर्ड है सब लोग लिटिल ऑर्क जूनियर की तरफ देखते हैं और एक एक करके कमेंट पास करता है। जो बॉय एंको के वो कहती है कि मुझे नहीं पता था इतना बड़ा जाइंट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद जो गेको मोरिया है वो बहुत ज्यादा लालची बन जाता है और कहता है अगर मुझे इसका डेड बॉडी मिल जाता है तो मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल ज़ॉम्बी बना पाऊंगा। सब लोग एक एक करके कमेंट पास करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लिटिल ऑर्क जूनियर है धीरे धीरे चलते हुए सारे के सारे लोगों को मारते हुए जो प्लाजा है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये देखने के बाद जो मरीन की टीम में जो जाइंट यूनिट है वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोग जाइंट है और इसको रोकने का काम हमारे ऊपर दिया गया है, हम लोग को इसे रोकना पड़ेगा। और वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नीचे पायरेट्स है वो लोग देखते हैं और कहते हैं ये जाइंट्स कितने बड़े बड़े हैं साइज में। और जो जाइंट यूनिट है वो सारे के सारे पायरेट को नीचे खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जो लिटिल ऑर्क जूनियर है वो भी सब लोगों को फोड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कैनन बॉल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई मच्छर काट रहा है। वो धीरे धीरे एक बैटलशिप की तरफ बढ़ रहा है। नेवी का जो जाइंट वारशिप है वो कंटिन्यूअसली कैनन बॉल से फायर कर रहा है ऑर्क के ऊपर। जो ऑर्क है उसे थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ सह जाता है। जो फायर पावर है वो अपने बॉडी में ले लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो बैटलशिप है उसके सामने जाके पहुंचता है। और सब लोग कहते हैं देखो ये जो जाइंट है वो कितना ज्यादा बड़ा है, नॉर्मल जाइंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्क जूनियर उस बैटलशिप को अपने 2 हाथ से पकड़ के ऊपर उठा लेता है। ऐसा दिखा रहा है कि इतना बड़ा बैटलशिप उसके लिए एक खिलौना है। और जितने सारे लोग हैं सब लोग स्लाइड करके ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामने से जो मरीन का जाइंट यूनिट है वो लोग आ रहे हैं दौड़ते हुए और सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोगों को उसे रोकना ही पड़ेगा। उतने में हम लोग देखते हैं ऑर्क जूनियर जो बैटलशिप उठाया था अपने सर के ऊपर उससे दे मारता है जाइंट्स के ऊपर। सारे के सारे जाइंट्स को लेके पीछे बे पे जाके टकराता है। जो बे का एक साइड का हिस्सा है वो टूट जाता है और जितने सारे जाइंट है सारे के सारे नॉकआउट हो जाते हैं। और सब लोग चिल्ला के कहते हैं देखो ऑर्क जूनियर ने हम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया बे पे। और सारे के सारे पायरेट दौड़ते हुए उस बे के रास्ते से अंदर की तरफ दौड़ रहे हैं और सब लोग वहां पर जाके सारे के सारे मरीन को मार रहे हैं। जितने सारे मरीन थे सारे के सारे अनप्रिपेयर्ड थे उन लोगों को मार देता है। और उसके बाद बहुत सारे मरीन आता है जो पायरेट्स को भी मार रहा है। 2 तरफ के लोग एक दूसरे को जानवर की तरह मार रहा है और जो बैटलफील्ड है पूरा का पूरा बैटलफील्ड खून से भर जाता है। चारों तरफ खून ही खून। जो व्हाइट बियर्ड है जो एस है वो सब लोग सब कुछ देख रहे हैं। जो एस है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसके लिए ये फाइट स्टार्ट हुआ है और उसके कितने सारे दोस्त मर रहे हैं। जो व्हाइट बियर्ड है उसे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बस वहां पर ही खड़े होकर देख रहा है। और ये सब कुछ के बीच में फंस जाता है कोबी। और कोबी का जो दोस्त है उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो लोग कहते हैं इतने खतरनाक फाइट पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोबी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पायरेट आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर रियर एडमिरल यूकीमिरा आ जाता है और उसे बचा लेता है और कहता है तुम एक मरीन हो, अगर तुम
बैटलफील्ड पे हो तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। अगर फाइट नहीं करोगे, अगर तुम तुम्हारे ओपोनेंट को नहीं मारोगे तो जो एनिमी है वो तुम्हें मार देगा। अगले ही सीन में हम लोग लिटिल ऑर्क जूनियर को देखता है, वो धीरे धीरे सर के सारे नेवी ऑफिसर को मारते हुए सामने की तरफ बढ़ रहा है। वो वहां पर जा रहा है जहां पर नेवी का जाइंट यूनिट है, और जो जाइंट यूनिट के सर के सारे जाइंट है सब लोग लिटिल ऑर्क जूनियर की तरफ देखते हैं और कहता है कि आज तक हम लोगों ने किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, ऊपर की तरफ नहीं देखा। और सब लोग कहते हैं हाँ इसका साइज बहुत ज्यादा है, ये नॉर्मल जाइंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक चला जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ स्वॉर्ड स्लैशेस एक्सचेंज करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो लिटिल ऑर्क जूनियर है उसका स्वॉर्ड मास्टरी बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो वो उस जाइंट को हरा देता है, उसका स्वॉर्ड भी तोड़ देता है और उसको बीच में से चीर डालता है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये देखने के बाद बहुत सारे जाइंट जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वापस कोई नहीं आता। हम लोग देखते हैं एक लेडी जाइंट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो एक जैवलिन से हमला करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं लिटिल ऑर्क जूनियर उसका जैवलिन अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता है और राइट हैंड से एक पंच करता है। और उसके बाद हम लोग बाकी के बचे कुछ जाइंट्स को देखते हैं। सब लोग कहते हैं हम लोग को एक साथ फाइट करना पड़ेगा, हम लोग एक एक करके उसे हरा नहीं पाएंगे क्योंकि उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ही बहुत ज्यादा है। व्हाइट बियर्ड चिल्ला के कहता है ऑर्क रुक जा, अकेले फाइट करने मत जा। लेकिन जो ऑर्क है वो कहता है ओल्ड मैन मुझे रोको मत, मैं बस एस को बचाना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द उसे बचाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है हाँ तू मेरा बात नहीं सुनेगा, मुझे पता है कि तेरा एटीट्यूड कैसा है। और उसके बाद वो अपने लोगों को कहता है जाओ जाके ऑर्क को बैकअप दो, जो नीचे के जितने सारे एनिमी है जो ऑर्क के ऊपर हमला कर रहे हैं कैनन बॉल से, उन लोगों को फोड़ो। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पायरेट चले जाते हैं ऑर्क के साथ, उसके साथ फाइट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्क एक एक करके सारे के सारे जाइंट्स को फोड़ रहा है। उसके बाद हम लोग कुछ पायरेट्स को देखते हैं, वो लोग कहते हैं जब लिटिल ऑर्क जूनियर सारे के सारे मरीन ऑफिसर को फोड़ रहे हैं हम लोग जाके फाइट करेंगे जो 7 वॉरलॉर्ड है उन लोगों के साथ। हम लोग देखते हैं वो लोग आ जाते हैं बॉय हैंकॉक के सामने और उसके ऊपर फायर कर देते हैं। जो हैंकॉक है वो कहती है कि मेरे ऊपर फायर करोगे, इतना हिम्मत तुम लोगों का। वो एक किस करती है अपने हाथ में और वो अपना डेविल फुट का पावर यूज करती है और कहती है स्लेव एरो, उससे वो हमला करती है। हम लोग देखते हैं हजारों एरो निकलता है, जितने सारे बुलेट थे सब तो सारे के सारे डिफ्लेक्ट हो ही जाते हैं और वहां पर जितने सारे पायरेट्स है सारे के सारे पायरेट्स पत्थर का भी बन जाता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये जो र्यूमर था वो सही था, जो भी बोआ हैंकॉक के साथ फाइट करते हैं वो लोग पत्थर का बन जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग चिल्ला के उसको गाली देते हैं। वो अपना पोस्ट छोड़ के नीचे आ जाती है जम करके और सारे के सारे पायरेट को वो फोड़ रही है। जितने सारे पायरेट को वो किक कर रही है सब लोग पत्थर का बन जाता है, उन लोगों का जो बॉडी है वो टूट रहा है। सब लोग कहते हैं ये जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हैंकॉक बस पायरेट को नहीं मारती, उसके सामने जितने सारे नेवी के ऑफिसर है उन लोगों को भी फोड़ देते हैं। एक्चुअली बहुत सारे नेवी के ऑफिसर को वो पत्थर बना देती है और बहुत सारे ऑफिसर के बॉडी पार्ट को तोड़ देती है और उसके बाद वो पीछे की तरफ आ जाती है। और जितने सारे नेवी के लोग हैं सब लोग चिल्ला के कहते हैं तुम लोग अपने एलाइज को भी मार रहे हो, क्या कर रहे हो पायरेट एम्प्रेस। तो जो हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से कहती है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर आई थी व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करने के लिए, मैं तुम लोगों का टीम का हिस्सा नहीं हूँ, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन, इस दुनिया में हर मर्द एक जैसा ही होता है। सब लोग बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं बस एक को छोड़ के। ये सुनने के बाद जो मरीन ऑफिसर है वो लोग कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट करेंगे, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता तुम वॉरलॉर्ड हो या फिर क्या हो। हम लोग देखते हैं जो बॉय हैंकॉक है वो थोड़ी सी सोचती है और वो कहती है कि अगर मेरे ऊपर रिपोर्ट करेगा तो मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि देखो मैंने तुम लोग को मारा लेकिन मैं खूबसूरत हूँ, मुझे माफ कर दो। और उसका खूबसूरती देख के सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग ऑर्क को देखते हैं, वो चिल्ला रहा है एस एस मैं आ रहा हूँ। और उसे देखने के बाद जो एस है वो भी चिल्ला रहा है और कहता है यहाँ पर मत आओ, तुम वापस चले जाओ। अगले सीन में हम लोग एक वॉरलॉर्ड कुमा को देखते हैं, वो धीरे धीरे सामने आता है फाइट करने के लिए और वो अपना डेविल फुट का पावर यूज करता है, एक बहुत बड़ा बबल बना लेता है जिससे उसने जोरो के ऊपर भी अटैक किया था। हम लोग देखते हैं उस बबल को वो धीरे धीरे कॉम्प्रेस करते करते छोटा बना लेता है, अपने हाथ के साइज का बना लेता है और उससे वो अटैक करता है। हम लोग देखते हैं उसका जो डेविल फुट का पावर था, ये अटैक था, वो शॉक वेव से भरा था। उसका जो इंटरनल ऑर्गन है सारे के सारे क्रश हो जाते हैं। जो ऑर्क है वो चिल्ला रहा है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, उसके पीछे आसपास जितना सारा ग्राउंड था सब कुछ टूट जाता है। पीछे जितने सारे नेवी के ऑफिसर है, जितने सारे पायरेट है, सब लोग उड़ जाते हैं। और उसके बाद जब ये अटैक का इफेक्ट खत्म होता है, हम लोग ऑर्क को देखते हैं, उसका हालत खराब हो चुका है, उसका इंटरनल ऑर्गन क्रश हो चुका है, उसके मुंह से, उसके नाक से, उसके आंखों से खून निकल रहा है, उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन उसके बाद भी वो
हार नहीं मानता। हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। उसका जो हेड था वो नीचे गिर जाता है। वो उस हेड की तरफ देखता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। एस ने उसके लिए ये हेड बना दिया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, इसलिए एस ने उसे ये बना दिया था। और इस हेड को पाने के बाद ये जो ऑर्क था वो बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता था इसके नीचे मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगता, जो बारिश का पानी है वो भी इसके अंदर नहीं आता, ये बहुत ज्यादा स्टडी है, थैंक यू एस। और वो सब सोच के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कुछ भी हो जाए मुझे एस को बचाना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं वो अपना पूरा दम लगा के उठने की कोशिश करता है। उसे देखने के बाद सब लोग कहते हैं ये जाइंट, ये जो ऑर्क है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो कुमा है वो एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक पावरफुल वारलॉर्ड है। उसका अटैक हेड ऑन लेने के बाद भी वो उठ के खड़ा हो पा रहा है, उसके बॉडी में अभी भी पावर बचा हुआ है। हम लोग देखते हैं बहुत ही मुश्किल से वो धीरे धीरे प्लाजा की तरफ पहुंचता है और उसके बाद सब लोग चिल्ला के कहते हैं आर्टिलरी से हमला करो। उसके मुंह पे, उसके हाथ पे, हर जगह पे आर्टिलरी से हमला करता है। हम लोग देखते हैं पहले उसका जो इंटरनल ऑर्गन है वो क्रश हो चुका है, अभी बाहर से भी बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल अटैक हो रहा है, तो उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसे धुंधला धुंधला दिखता है, उसे ठीक ठाक दिखाई भी नहीं देता, ठीक से सुनाई भी नहीं देता। दूसरी तरफ जो एस है वो चिल्ला के कह रहा है और प्लीज मत आओ, यहाँ पर तुम पहुंच नहीं पाओगे, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लोग हैं, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाओगे, तुम वापस चले जाओ। लेकिन जो ऑर्क है वो एस का भी बात नहीं सुनता। वो कहता है थोड़ी देर और अगर मैं चल पाया तो मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी वो पहुंच नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और कहता है अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया तो मैं एक वारलॉर्ड को मार दूंगा, एक वारलॉर्ड को मार के मैं मर जाऊंगा। हम लोग देखते हैं वो हमला करता है डॉफ्लामिंगो के ऊपर। लेकिन जो डॉफ्लामिंगो है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो एक ही जंप में जो ऑर्क है उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर से उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहा है और कहता है क्या हुआ ऑर्क, तुम हिल नहीं पा रहे? जो ऑर्क है वो कहता है मेरा राइट फुट, मेरा डाइना पाव वो हिल नहीं रहा। जो डॉफ्लामिंगो है वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करता है और उसका जो डाइना पाव है उसे काट डालता है, उसके बॉडी से अलग कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है। और ये देखने के बाद जो एस है उसे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, उसे भी बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है और वो चिल्ला के कहता है कि तुमने मेरा बात क्यों नहीं माना और प्लीज वापस चले जाओ। लेकिन उसके बाद भी जो ऑर्क है वो वापस नहीं जाता। हम लोग देखते हैं वो रेंगते हुए सामने की तरफ जा रहा है और कहता है अगर मैंने थोड़ी देर तक इस पेन को सह लिया मैं एस तक पहुंच जाऊंगा और जो एस है वो फ्री हो जाएगा, मेरा दोस्त फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो पहुंच नहीं पाता। हम लोग देखते हैं एक और वारलॉर्ड जिसका नाम है गेको मोरिया, वो अपने डेविल फ्रूट के पावर से हमला करता है और उसके पूरे बॉडी से एक बहुत बड़ा जाइंट स्पीयर घुसा देता है। उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले उसके ऊपर हमला किया इंटरनल ऑर्गन पे और उसके बाद उसके ऊपर कैनन बॉल से तो हमला हो ही रहा है, उसके बाद उसके मुंह के ऊपर हमला हुआ आर्टिलरी से और उसके अगले अटैक में उसका पैर भी काट दिया डॉल्फ्लामिंगो ने और उसके बाद उसके पेट में एक बहुत बड़ा जाइंट स्पीयर भी घुसा दिया। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जो गेको मोरिया है वो चिल्ला के कहता है मर जा जल्दी मर जा, तेरे बॉडी से मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिशाली ज़ॉम्बी बनाऊंगा। और जो एस है ये देखने के बाद उसे रोना आ जाता है और चिल्ला के कहता है उसका नाम जो ऑर्क है वो भी एस का नाम चिल्ला रहा है, लेकिन उसके बाद भी एस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 465 के स्टार्टिंग में हम लोग ऑर्क को देखते हैं, वो अपना पूरा दम लगा के अपना हाथ सामने की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसका जो हाथ है वो एस तक पहुंचता तो है लेकिन इसको टच नहीं कर पाता। उससे पहले वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, वो बेहोश हो चुका है और थोड़ी देर बाद वो मर भी जाएगा क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रहा है। और ये देखने के बाद एस अपने आप को रोक नहीं पाता, वो रो देता है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है। उसके जो जितने सारे साथी है सब लोग रो रहे हैं, जितने सारे पायरेट है उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये सीन देखने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो पीछे की तरफ खड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कहता। और इस मौके का फायदा उठा के एक बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है व्हाइट बियर्ड के पीछे से। वो एक्चुअली में एक वाइस एडमिरल है, जाइंटो का वाइस एडमिरल, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नॉर्मल जाइंट से। और वो व्हाइट बियर्ड के पीछे से हमला कर देता है उसके ऊपर एक बहुत बड़े एक्स से और वो चिल्ला के कहता है व्हाइट बियर्ड तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, जो वार है वहां पर अपना ध्यान लगाओ। हम लोग देखते हैं उसके पीछे से हमला करता है और चिल्ला के कहता है तुम्हारा सर तो मैं ही काटूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं व्हाइट बियर्ड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये जाइंट बहुत ज्यादा वीक है व्हाइट बियर्ड के लिए, तो वो पीछे की तरफ देखता भी नहीं, बस अपना लेफ्ट हैंड घुमाता है
है, एक पंच करता है, उसका जो जाइंट एक्स है उसे तोड़ देता है और उसके बाद पूरा गुस्सा से उसके सर को पकड़ता है और नीचे रखता है और उसके सर को वो कुचल देता है, उसके सर में जो हड्डी है उसको तोड़ देता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है और उसके बाद उसे पकड़ के कचरे की तरह पीछे की तरफ फेंक देता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये जाइंट का वाइस एडमिरल है जिसको मारने में बस इस व्हाइट बियर्ड को 2 सेकंड टाइम लगा। इतना जो प्रोसेस हुआ बस 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड में उसका कचरा बना दिया, उसका कबाड़ा बना दिया। ये व्हाइट बियर्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इतना ज्यादा गुस्सा आने के बाद भी जो व्हाइट बियर्ड है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि वो यहाँ पर उन लोगों का लीडर है। अगर वो अपना कूल खो देता है तो ये जो बैटल है वो लोग हार जाएंगे और वो चिल्ला के कहता है सुनो बच्चों, जो ऑर्क है उसके बॉडी के ऊपर से चढ़ो, उसके बॉडी के ऊपर से चढ़ के प्लाजा पे जाओ और उन लोगों के ऊपर अटैक करो क्योंकि वहां पर एक रास्ता खुल गया। अगर तुम लोग दूसरे साइड से नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हो तुम लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो जो ऑर्क है उसके बॉडी के ऊपर से चढ़ के जाओ। हम लोग देखते हैं सारे के सारे पायरेट नीचे उतर जाते हैं और पूरी तेजी से बढ़ रहे हैं। सामने जो कोई भी आ रहा है उसको फोड़ रहा है, उसको मार रहा है, उसको पंच कर रहा है, उसको काट रहा है। चारों तरफ सब लोग बस मर ही रहे हैं। जो नेवी के लोग हैं वो लोग ज्यादा मर रहे हैं और जो पायरेट्स है वो कम मर रहे हैं क्योंकि जो पायरेट्स है वो लोग सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उन लोगों का एक कैप्टन जो है और उसको मार दिया उन लोगों की आंखों के सामने और इतनी बेरहमी से, तो वो लोग भी उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद बैटलफील्ड का हॉरर फर्स्ट हैंडेड वो नोटिस करने के बाद जो कोबी है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो सोचता है मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं डॉफ्लामिंगो को, उसके ऊपर एक और कैप्टन हमला कर देता है, एक कमांडर हमला करता है और सब लोग चिल्ला के कहता है देखो डॉफ्लामिंगो भाग रहा है, हमारे कैप्टन के सामने वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो डॉफ्लामिंगो है वो हंस रहा है। दूसरा बंदा पूछता है इतना ज्यादा हंसने की क्या हुआ? जो डॉफ्लामिंगो है वो कहता है हंसू ना, मैं हिस्ट्री के बीचों बीच हूँ, यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद ही वो अपना उंगली हिलाता है। हम लोग देखते हैं जो कमांडर डॉफ्लामिंगो के ऊपर हमला कर रहा था वो रुक जाता है, उसका बॉडी वो हिला नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोबी और उसके दोस्त को देखते हैं। वो लोग बैटलफील्ड से निकल जाते हैं, पीछे की तरफ शहर में जाता है, वहां पर दौड़ते हुए पीछे की तरफ भाग रहा है और कहता है नहीं मैं एक लूजर हूँ, वहां पर बहुत बड़े बड़े फाइटर ये हार रहे हैं, मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को भी जस्टिस दिला नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। वो भाग रहा है वहां से दुम दबा के और कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ये जो नेवी का काम है वो मेरे लिए नहीं है। लेकिन उतने में उसे किसी का गला सुनाई देता है, वो लोग छुप जाते हैं। हम लोग देखते हैं ये अकाइनू का गला है। वहां पर एक और सोल्जर भाग रहा था, उसको अकाइनू पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ से भाग रहे हो? वो सोल्जर कहता है मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं अपना फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, ये जो वार जोन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो अकाइनू है, जो एडमिरल है, वो बहुत ही ज्यादा मार्सीलेस है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग रहे हो इसका मतलब तुम जो नेवी है उसका अपमान कर रहे हो, तुम्हारे पीठ में जस्टिस लिखा हुआ है, लेकिन तुम उस जस्टिस का अपमान करके अपने पैरों के बीच में अपने पूंछ को देके दुम दबा के यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने कभी भी नहीं दूंगा। जो अपना पीठ दिखा के यहाँ से भागते हैं सारे के सारे कवार्ड है, उन लोगों को मैं डस्ट बना दूंगा। और जो कोबी है और उसका जो दोस्त है वो दोनों छुप जाते हैं, छुप छुप के देख रहे हैं और वो लोग सोचते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो अकाइनू एक एडमिरल है वो अपने दोस्तों को कभी नहीं मार सकता, अपने एलाई को नहीं मार सकता, लेकिन अकाइनू वैसा ही करता है जैसा कोबी सोचता है। वो अपना डबल फुट का पावर यूज करता है और उस मरीन सोल्जर को पिघला देता है, उसे मार डालता है उस जगह पे ही। और ये देखने के बाद वो दोनों की फटके हाथ में आ जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन लोगों के हाथ पैर कांप रहे हैं। और तभी वहां पर एक और सोल्जर आता है और कहता है अकाइनू हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो रेडी हो चुका है। और ये सुनने के बाद जो अकाइनू है वो कहता है हाँ अभी टाइम हो चुका है, हम लोगों को स्ट्रेटेजी लगा के इस वार को जीतना पड़ेगा। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे एलाइड फोर्सेस अपने कैनन बॉल से अटैक करता है बे के ऊपर, लेकिन जो बे का वॉल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो टूटता नहीं। और उसके बाद एक और एलाइड फोर्सेस आ जाती है और वो कहती है कि मैं हमला करती हूँ और वो अपना शिप लेके उस बे के ऊपर हमला कर देती है, उस बे को तोड़ देती है और एक बहुत बड़ा रास्ता बना देती है सब लोगों के लिए। और वहां पर जितने सारे मरीन है सब लोग चिल्ला के कहते हैं अरे ये न्यू वॉल का बहुत ही खतरनाक पायरेट है जिसका नाम है आइस स्विच, उसको हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, उसे डिफीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग फ्लीट एडमिरल सेनगोकू को देखते हैं। उसके पास एक मरीन ऑफिसर आता है और उसे सब कुछ कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या स्टेटस हो रखा है, और पूरे वार जोन का स्टेटस देने के बाद वो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग बे को संभाल लेंगे। और उसके बाद वो कहता है अभी टाइम हो चुका है हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी का। वो अपने हाथ में एक ट्रांसपोंडर स्नेल लेता है और उसे कनेक्ट करता है। हम लोग देखते हैं बैटलफील्ड में जितने सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर है सब लोगों के पास जो ट्रांसपोंडर स्नेल है वो आवाज कर रहा है। और ये आवाज सुनने के बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो कहता है सेनगोकू उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
है और जो गार्ड है उसके पास जो ट्रांसपोंडर स्नेल है वो भी आवाज कर रहा है और उसका आवाज सुनता नहीं, वो अपने बारे में ही सोच रहा है, इसके बारे में सोच रहा है। जब एस बहुत ज्यादा छोटा था उसके बारे में सोच रहा है, उसे बहुत ज्यादा मिक्स्ड इमोशन फील होता है, लेकिन वो नेवी के साइड में वो कुछ कर भी नहीं सकता। और उसके बाद गार्ड धीरे धीरे चढ़ते हुए प्लेटो पे जाता है जहाँ पर एस को रखा गया है और उसके साइड में सेनगोकू भी है। जो सेनगोकू है वो कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जो गार्ड है वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर आना चाहता था। और उसके बाद वो कहता है कि क्या तू ये जो विलेंस है उन लोगों के बारे में पिटी फील कर रहा है, उन लोगों के लिए दुख कर रहा है। तो जो गार्ड है वो कहता है नहीं, ये सारे के सारे पायरेट है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ये जिंदा रहे या फिर मर जाए। और उसके बाद धीरे धीरे जाके इसके पास जाके वो बैठ जाता है। उसके बाद गार्ड पास्ट के बारे में सोचता है, जब पास्ट में लूफी बहुत ज्यादा छोटा था, एस भी बहुत ज्यादा छोटा था। जो गार्ड है वो हमेशा उन लोगों को पीटता था और कहता था तुम लोग समुद्र में नहीं जाओगे, तुम लोग नेवी के ऑफिसर बनोगे। लेकिन जो एस है वो हमेशा से ही पायरेट बनना चाहता था और उसलिए गार्ड उसे बहुत ज्यादा पीटता भी था। लूफी भी उसके पीछे पीछे चिल्लाता था, कहता था मैं भी पायरेट बनूंगा। और अभी जब गार्ड ये सब कुछ बैठ के सोच रहा है उसे बहुत ज्यादा इमोशनल फील होता है और वो कहता है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जैसा मैंने बोला था। आज तुम दोनों को नेवी ऑफिसर बनना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों ही पायरेट बन चुके हो। अभी मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं अपने फैमिली को बचाऊं या फिर मैं अपना ड्यूटी करूं, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं। और वो रो रहा है। इसे देखने के बाद जो एस है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गार्ड को इमोशनल देखने के बाद जो सेनगोकू है वो भी थोड़ा सा डर जाता है और वो सोचता है जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर अभी उसने साइड चेंज कर लिया तो उन लोगों के लिए एस को एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो कहता है गार्ड क्या तुम्हारा जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो रहा है, क्या तुम जो विलेंस है उन लोगों के लिए पिटी फील कर रहे हो। जो गार्ड है वो कहता है नहीं ऑफकोर्स नहीं, मैं एक मरीन ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। गार्ड कहता है अगर मेरा मन चेंज होता, अगर मैं इसको यहाँ से भगाना चाहता, मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, मैं कब का इसको भगा देता, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और अगर मेरा मन चेंज भी हो जाता है सेनगोकू क्या तू मुझे रोक सकता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोबी को देखते हैं, उसके पास भी एक ट्रांसपोंडर स्नेल है और उसे भी ये मैसेज मिलता है जो कि सेनगोकू ने दिया था। और वो कहता है वो लोग ये क्या करने वाले हैं, जो एस है उसका एग्जीक्यूशन टाइम वो लोग और भी ज्यादा कम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। जो शेड्यूल टाइम था उससे पहले उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। और वो लोग जब ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं और सब लोग कहते हैं कि ऊपर से ये क्या आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं क्या ये व्हाइट बियर्ड का अटैक है। जो व्हाइट बियर्ड है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड है और हम लोग देखते हैं ऊपर से एक बहुत बड़ा वारशिप गिर रहा है जो कि नेवी का वारशिप है। और हम लोग देखते हैं उस वारशिप के साथ बहुत सारे लोग भी गिर रहे हैं। एक बंदा कहता है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, दूसरा बंदा कहता है नहीं ये तुम्हारा गलती है। जो बगी है वो चिल्ला के कहता है लूफी ये तुम्हारा गलती है। और सब लोग चिल्ला रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। हम लोग देखते हैं लूफी के साथ साथ उसके जितने सारे कॉम्पिनियन थे सब लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं आसमान से बहुत ही तेजी से। जो लूफी है वो कहता है अगर हम लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं, नीचे पानी नहीं है, नीचे बर्फ है, हम लोग मर जाएंगे। और उसके बाद ही लूफी को याद आता है कि वो रबर का बना हुआ है, तो वो चिल्ला के कहता है मैं तो रबर का बना हुआ हूँ, अगर मैं ऊपर से भी नीचे गिरता हूँ मैं नहीं मरूंगा। ये सुनने के बाद सब लोग चिल्ला के कहता है तू बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है, तू बस अपने बारे में सोच रहा है, हम लोगों को रोक, हम लोगों को बचा वरना हम लोग मर जाएंगे। और सब लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और नीचे जितने सारे लोग हैं सब लोग शॉक में है, मतलब वो लोग इतना ऊपर पहुंचे कैसे। और जो लूफी और बाकी के लोग हैं ऊपर से बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। जो लूफी है वो चिल्ला रहा है एस मैं आ रहा हूँ बचाने। लूफी और बाकी लोगों को ऊपर से नीचे गिरते हुए देख के जो वारलॉर्ड है सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस बन जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो लोग इतना ऊपर पहुंचे कैसे। लूफी और बाकी के लोग चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो बॉय हैंकॉक है वो बहुत ज्यादा खुश है लूफी को देखने के बाद। वहां पर जो एस है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और सबसे खतरनाक एक्सप्रेशन था गार्ब का, उसे समझ में ही नहीं आता उसका दूसरा ग्रैंडसन यहाँ पर क्या कर रहा है। एपिसोड नंबर 466 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और उसके कंपेनियन को देखते हैं। वो लोग बहुत ही तेजी से आसमान से नीचे गिर रहे हैं। वो लोग आसमान में पहुंचे कैसे और ऊपर से वो लोग नीचे गिरी क्यों रहे हैं, ये समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब यहाँ पर व्हाइट बियर्ड आते ही अपना ट्रिमा डेविल फ्रूट का पावर यूज किया था सुनामी बनाने के लिए, उस सुनामी में लूफी और उसके बाकी के जो कंपेनियन है उन लोगों का जो शिप है वो फंस जाता है। तो जो जिम्बे है वो कहता है हम लोग वापस नहीं जा सकते, हम लोगों को सुनामी के जो वेव है
उसके ऊपर ही सरफेस करना पड़ेगा। तो वो लोग बोट चला के चले जाते हैं सुनामी के वेव के ऊपर। और जब ये वेव मरीन फोर्ट के बहुत ज्यादा पास आ जाता है, हम लोग देखते हैं अचानक से वो वेव जम जाता है, पूरा का पूरा वेव बर्फ का बन जाता है और उन लोगों का जो बोट है वो उस वेव के सामने ही जम जाता है। और हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे के सारे लोग नीचे उतरते हैं और सब लोग कहते हैं देखो नीचे मरीन फोर्ट पे जो वार है वो स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ऊपर से देख सकते हैं। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोगों को ये जो आइसबर्ग है उसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के हम लोग को हमारा जो शिप है उसे बाहर निकलना पड़ेगा और धीरे धीरे स्लाइड करके हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। और तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों के जो नेवी शिप है वहाँ पर एक कॉल आता है और वहाँ पर जो सेनगोकू का मैसेज है वो सब लोगों को मिलता है, ये एक नेवी शिप है तो उन लोगों को भी मिलता है। और लूफी और बाकी के लोगों को ये पता चलता है कि जो एस है उसका एग्जीक्यूशन का टाइम और भी ज्यादा कम कर दिया गया है, जितना जल्दी हो सके उन लोगों का एग्जीक्यूशन उतना ही जल्दी वो लोग करने वाले हैं, क्योंकि जो व्हाइट बियर्ड का पावर है वो उससे भी ज्यादा है जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। ये सुनने के बाद जो लूफी और बाकी के लोग हैं वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, सब लोग जाके किक करते हैं बर्फ को, लेकिन सब लोग का पावर बहुत ज्यादा है, वो लोग जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता। वो लोग चाहते थे इस बर्फ से उन लोगों के शिप को बाहर निकालना, लेकिन कुछ अलग ही हो जाता है, कुछ उल्टा ही हो जाता है। सब लोगों का पावर इतना ज्यादा होता है कि जो बर्फ का सामने का हिस्सा है वो ही टूट जाता है और उस शिप के साथ साथ जितने सारे लोग हैं सब लोग आसमान से नीचे गिर जाते हैं। और यही है हिस्ट्री, ऊपर से नीचे गिरने का, यही है वो मिस्ट्री। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और सबसे पहले जाके वो जो नेवी शिप है वो नीचे गिरता है, लेकिन वो पानी में गिरता है। एक एक करके सारे के सारे जो लोग हैं सब लोग पानी में गिरते हैं और एक बंदा दूर से चिल्ला के कहता है कि क्या चल रहा है, जो नेवी के लोग हैं क्या उन लोगों ने दूसरे तरीके से उन लोगों के ऊपर अटैक किया। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं नहीं देखो वहां पर नेवी के सोल्जर नहीं है, वहां पर लग रहा है कि सारे के सारे प्रिजनर है। उसके बाद एक और बंदा कहता है देखो कैप्टन जोजू ने जहां पर बहुत सारा बर्फ उठा लिया था वहां पर जाके उन लोगों का शिप गिरता है, इसलिए शायद वो लोग बच भी जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी और बाकी के लोग जो लोगों ने डेविल फ्रूट खाया है वो लोग पानी के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी में गिरने के बाद वो लोग तैर नहीं सकते। हम लोग देखते हैं जिम में चला जाता है उन लोगों को बचाने के लिए और बचा के ऊपर ले आता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और वो आसमान की तरफ देख रहा है। वो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर, उसे समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और उसके बाद उसे याद आता है अरे मैं तो आसमान से गिर रहा था। और धीरे धीरे वो उठता है और चिल्ला के कहता है एस। वो एस भी नहीं बोल पाता, वो खांस रहा है, उसके पेट में बहुत ज्यादा पानी चला गया था और वो धीरे धीरे इधर उधर भाग रहा है, एस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन एस को वो कहीं पर भी नहीं देख पाता। वो देखता है कि हर जगह पे फाइट चल रहा है, जो मरीन ऑफिसर है उन लोगों के साथ जो पायरेट्स है उन लोगों का फाइट चल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ मरीन ऑफिसर धीरे धीरे उस बोट पे चल रहा है उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। हम लोग लूफी को देखते हैं वो सब लोगों को इग्नोर करके उन लोगों को इग्नोर करके जा रहा है, लेकिन जो मरीन ऑफिसर है वो उसके पीछे आ ही रहा है। जो लूफी है वो कहता है मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मेरे रास्ते में मत आ। एक पंच से 4 मरीन ऑफिसर को ढेर कर देता है और आखिर में जाके उसे एस दिख जाता है। वो देखता है एग्जीक्यूशन प्लेटो पे एस बैठा हुआ है, उसके साइड में उसका ग्रैंडपा भी है और उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा रिलीफ्ड होता है, धीरे धीरे हंसता है और उसके बाद बहुत सारा हवा इकट्ठा करता है, बहुत बड़ा सांस लेता है और वो चिल्ला के कहता है एस। और वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोगों को सुनाई देता है, सब लोग उसकी तरफ देख रहा है। जो एस है वो भी नोटिस करता है और वो भी चिल्ला के कहता है लूफी। और जो लूफी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और कहता है आखिरकार मुझे तुम मिल गए, अभी मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। नीचे जो नेवी के सोल्जर है वो लोग कहते हैं देखो बस ये लूफी नहीं, उसके साथ कौन कौन है, उसके साथ है फॉर्मर वॉरलॉर्ड क्रोकोडाइल, फॉर्मर वॉरलॉर्ड जिम्बे, कैप्टन बागी, रिवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर इवानको और उन लोगों के साथ है इंपेल डाउन से भागे हुए सारे के सारे क्रिमिनल। वो लोग इंपेल डाउन से भागे कैसे और भागे तो यहाँ पर पहुंचे कैसे। और उसके बाद हम लोग हॉकाई को देखते हैं, वो कहता है यही है वो स्ट्रॉयर, वो जहाँ पर जाता है वहां पर प्रॉब्लम खड़ी करता है। जो गेको मोरिया है वो लूफी को देखता है, उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि गेको मोरिया को लूफी ने पहले बहुत ज्यादा पीटा था थ्रिलर पार्क पे। और उसके बाद हम लोग हैंकॉक को देखते हैं, वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग हेलमेपो और कोबी को देखते हैं, वो लोग कहते हैं देखो लूफी कितना ज्यादा टफ है, मैंने सुना था कि लूफी को इंपेल डाउन पे कैद कर दिया था, लेकिन वो इंपेल डाउन को तोड़ के बाहर से यहाँ पर आ गया, वो तो बहुत ज्यादा टफ है। और उसके बाद हम लोग आओकी जी को देखते हैं, वो कहता है कि देखो उसके साथ कितने बड़े बड़े लोगों को ले आता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं किजारू को, वो कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं उन लोगों से इतने जल्दी मिल पाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो व्हाइट बियर्ड के फर्स्ट डिवीजन का कमांडर
ऑफिसर मार्को है वो चिल्ला के कहता है इसका मतलब यही है स्ट्रॉ हैट लूफी जो कि एस का छोटा भाई है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वारलॉर्ड डॉफ्लामिंगो को, वो कहता है अरे पुराने वारलॉर्ड और अभी के वारलॉर्ड सब लोग एक जगह पे आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ा फाइट होने वाला है। तशिगी और स्मोकर भी नोटिस करता है लूफी और बाकी के क्रिमिनल को, और उसके बाद अकाइनो नोटिस करता है और वो कहता है नेवी का हीरो गार्ब का ग्रैंडसन और रेवोल्यूशनरी ड्रैगन का बेटा स्ट्रॉ हैट लूफी यही है, ठीक है, उन लोगों के साथ साथ मैं इसका भी खेल खत्म कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग बाकी के लोगों को देखते हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सेनगोकू को देखता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और कहता है कितने सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हम लोग क्या करें। और वो चिल्ला के कहता है जिम्बे तुमने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, तुमने जो एनिमी है उन लोगों के साथ मिल गए, तुम लोग उन लोगों के साथ टीम करके हमारे ऊपर हमला कर रहे हो। तो जो जिम्बे है वो चिल्ला के कहता है हाँ तुमने गलत किया और अभी मुझे जो सही लग रहा है मैं उसका साथ दे रहा हूँ, मैं स्ट्रॉ हैट लूफी का साथ दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो गार्ब है वो कहता है सेनगोकू ये कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, देखो उन लोगों के आर्मी में कुछ प्रिजनर भी है इम्पेल डाउन से, कुछ रेवोल्यूशनरी आर्मी के भी लोग है, वहाँ पर कुछ है जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है, वहाँ पर इवानको भी है, वहाँ पर फॉर्मर वारलॉर्ड जिम्बे भी है, उसके साथ क्रोकोडाइल भी है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस वार पे आए हैं, उन लोगों का गोल एक ही है, उन लोगों के पास अलग अलग गोल हो सकता है। और गार्ब जैसे प्रेडिक्ट करता है वैसा ही होता है। हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, वो पीछे की तरफ घूमता है और देखता है व्हाइट बियर्ड को, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज करके पूरी तेजी से जो व्हाइट बियर्ड है उसके पीछे आ जाता है और कहता है बहुत दिनों के बाद मिले व्हाइट बियर्ड, अभी मैं तुम्हारा सर काटूंगा। वो हमला करता है व्हाइट बियर्ड के ऊपर, लेकिन जो व्हाइट बियर्ड है वो पीछे की तरफ घूमता भी नहीं और कहता है बच्चे तू अभी भी नहीं बदला। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहां पर लूफी आ जाता है सेकेंड गियर को यूज करके और क्रोकोडाइल को एक जबरदस्त वाला किक करता है। क्रोकोडाइल वहां से हट जाता है और लूफी वहां पर फाइटिंग स्टैंड में खड़ा हो जाता है और कहता है रुक जाओ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल नोटिस करता है लूफी पानी से भिगा हुआ है और वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता है मेरा कमजोरी क्या है, लेकिन तुम व्हाइट बियर्ड को क्यों बचा रहे हो, हमारा जो एग्रीमेंट था यहाँ पर आने का वो खत्म हो चुका है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है हाँ मैंने सही सोचा था, ये जो ओल्ड मैन है वही व्हाइट बियर्ड है, देखो एस इस ओल्ड मैन को पसंद करता है तो तुम इसे नहीं मार सकते। और उसके बाद ही जो व्हाइट बियर्ड है साइड में घूमता है और लूफी के स्ट्रॉ हैट को देखता है और वो सोचता है शैंक्स की बात। शैंक्स को वो एक बार पूछा था तुम किस एनिमी के साथ फाइट करके तुम्हारा लेफ्ट हैंड चला गया, लेकिन जो शैंक्स है उसने कोई सही जवाब नहीं दिया था। उसने कहा था कि मैं नए जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उस कॉज में मेरा हाथ चला गया। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो पूछता है तुम्हारा जो स्ट्रॉ हैट है वो एग्जैक्टली शैंक्स की तरह है। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है तुम शैंक्स को जानते हो, हाँ शैंक्स ने मुझे ये दिया था। उसके बाद जाके व्हाइट बियर्ड लूफी के चेहरे की तरफ देखता है और उसे याद आता है एस ने एक बार एक पोस्टर दिखाया था और उसने बोला था देखो ये मेरा छोटा भाई है। और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो गुस्से में देखता है उसकी तरफ और कहता है तुम यहाँ पर तुम्हारे भाई को बचाने के लिए आए हो। जो लूफी है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने भाई को बचाने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद ही जो व्हाइट बियर्ड है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम जैसा एक बच्चा उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है, तुम यहाँ पर उतर भी नहीं पाओगे, उससे पहले ही मर जाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद ही जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और व्हाइट बियर्ड को उसके मुंह पे बोल देता है शट अप, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते मैं क्या करूंगा। सब लोग खड़े होकर उन लोगों का ही तमाशा देख रहे हैं। कैप्टन बगी इवान को सब लोग चुप कराने की कोशिश करता है लूफी को, लेकिन जो लूफी है वो उन लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देता और वो कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो ना, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि अगर कोई पायरेट किंग बनता है इस एरा में वो हूं मैं। और लूफी इतना ज्यादा जोर से चिल्ला के कहता है वहां पर उस फैसिलिटी में जितने सारे लोग हैं सब लोगों को सुनाई देता है। वहां पर जो पायरेट्स है वो लोग तो शॉक में है ही, वहां पर जो नेवी के ऑफिसर है वो लोग भी शॉक में है और सब लोग कहते हैं चल के आ रहा है यहाँ पर। जो लूफी है उसने जो व्हाइट बियर्ड है उसको चैलेंज कर दिया और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है मैं इसको बचाऊंगा वो भी तुमसे पहले। और ये सुनने के बाद बाकी के जो लोग हैं सब लोग एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। जो मिस्टर 2 है वो भी बेहोश हो जाता है और कहता है देखो व्हाइट बियर्ड के साथ वो कंपटीशन कर रहा है। और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है एस रुक जाओ मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।